बच्चों, ईएमआई वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक इंट्रोडक्शन करवा दिया था आपको, है ना। चलिए अब आप अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए। तो फॉर्मूला चार्ट में देखिए, आप अपने जो डू योर सेल्फ के क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे कहा था 15 तक आप अपने आप कर लीजिए, डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस की बात हम कर चुके थे। मैंने सर्कुलर कोयल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस बता दिया था, सोलेनोइड के लिए बता दिया था। टोरॉइड की बात हम करना चाहेंगे, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। ध्यान दो बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड का मतलब ये है कि अगर हमारी टोरॉइड दो तरह की हो सकती हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली हो सकती है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली हो सकती है टोरॉइड। तो देखिए, अगर टोरॉइड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली है ना, इफ टोरॉइड इज ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, क्रॉस सेक्शन है सर्कल का, राइट। ये इस सर्कल का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का सेंटर है, और मान लीजिए दिस इज द सेंटर ऑफ टोरॉइड, है ना। अब ये आपकी टोरॉइड है, समझने की कोशिश करिए। ये जो टोरॉइड है सर्कुलर हो जाएगी पूरी, कंप्लीट सर्कल बना सकते हो आप, है ना। तो ये जो टोरॉइड है, अब इसका क्या होगा कि इनर सर्कल जो है इसका R1 होगा, आउटर सर्कल इसका R2 होगा। तो इसकी जो एवरेज रेडियस आती है, एवरेज रेडियस क्या आती है, R1 + R2 आती है, करेक्ट। अब हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। तो इसमें एक्चुअल में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में क्या खास बात होती है कि इस पर जो वायर लपेटे जाते हैं वो वायर्स भी सर्कुलर ही रहते हैं, सर्कुलर ही रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर कांस्टेंट मान सकते हैं। कांस्टेंट होता भी है, लगभग अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट लेकर के ही करेंगे हम इसको। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कहेंगे फाई इक्वल टू हम करेंगे NBA। एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको मैं टर्न डेंसिटी इंटू लेंथ लिखूंगा, है ना, BA। आप समझने की कोशिश करिए। फाई इक्वल टू NBA, मैं लिख रहा हूँ N टर्न डेंसिटी है। L को मैं क्या लिखूंगा, L को लिखूंगा मैं 2πr। R एवरेज रेडियस है ना, R इज एवरेज रेडियस या मीन रेडियस, इसी को मीन रेडियस भी बोल देते हैं, है ना। चलिए ये आ गया। B कितना होता है, B होता है μ0 Ni। A कितना होगा, πr²। बस ये आपका फाई आ गया आपके पास। जब आपके पास में फ्लक्स आ चुका है तो अब हम इसको पता है क्या लिखेंगे। देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 2πr हम लिखेंगे ही लिखेंगे, μ0 भी हम लिखेंगे ही, μr भी लिख दो अगर आपने इसमें कोई मटेरियल डाल दिया हो तो, है ना। अगर डाला है तो लिख देना, नहीं डाला है तो मत लिखना। n तो ये आ जाएगा कैपिटल N अपॉन टोटल लेंथ 2πr, है ना। ये 2 बार आया है तो n² है, तो आप इसका स्क्वायर करिए, यहाँ पर भी आप इसका स्क्वायर करिए, राइट, ओके। और I आपका I होगा और πr² आपका πr² होगा। अब आप चेक करें, 2πr से आपका एक 2πr कट गया, तो फाई बराबर आपके पास में आ गया था μ0 μr n² IR/2। देखिए ये सर्कुलर टोरॉइड के लिए आपका फाई आया, इसको हम लिख देंगे L इंड्यूस्ड इंटू I करंट, है ना, L इंड्यूस्ड इंटू I करंट। तो आपके पास में L इंड्यूस्ड आ जाएगा सर्कुलर टोरॉइड का, क्या, μ0 μr n² R/2। ये आपको हो सकता है मैंने पिछले लेक्चर में भी करा दिया हो, क्योंकि ये जनरली हम करवा दिया करते हैं हाथों हाथ, राइट। ये सर्कुलर टोरॉइड के लिए, है ना। एक ही जगह आप जैसे आपके फॉर्मूला चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर A लिखा हुआ है,
फॉर्मूला चार्ट में ये दे रखा है इसका आंसर। देखिए फॉर्मूला चार्ट के अंदर दिया हुआ है ये चीज़, और ये एन स्क्वायर ए अपॉन एल दे रखा है। तो आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले में, देखिए म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर, ए कितना है पाई आर स्क्वायर, एल कितना है 2 पाई आर, ये आप करेंगे तो आपके पास में यही आंसर आ जाएगा जो अपना आया है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आप यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये आपका फॉर्मूला चार्ट में दिया हुआ है ना, वहाँ डायरेक्ट लिखा गया है, अपन ने इसको प्रूव किया है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, तो वहाँ थोड़ा सा चैलेंज है। एक्चुअल में सर्कुलर में और रेक्टेंगुलर में क्या डिफरेंस होता है कि सर्कुलर जो होता है ना, उसमें तो क्या होता है कि एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हम उसको लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं बी को। यहाँ थोड़ा सा चैलेंज आएगा अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कैसा होता है कि जैसे मान लो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन की हाइट h है, और मान लीजिए कि आपका जो टोरॉइड है उसका सेंटर यहाँ है, टोरॉइड का सेंटर यहाँ है। टोरॉइड से मान लीजिए इसकी इनर रेडियस सपोज r1 है, टोरॉइड के सेंटर से, सेंटर यहाँ है, और इसकी आउटर रेडियस जो है वो r2 है। ओके, तो r1 एंड r2 आपकी इनर एंड आउटर रेडियस है, राइट। अब आप देखिए ये सीन है आपके टोरॉइड का, ध्यान दो आप इस तरह से जाके, ये मतलब आप चाहो तो आप यहाँ तक ला सकते हो, है ना। ये डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अब ये टोरॉइड है, तो इसमें क्या है कि आपने वायर लपेटा, तो वायर लपेटा तो कैसे लपेटा, आपने वायर लपेटा तो जैसे ये वायर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, फिर ये ऐसे आएगा, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, ये वायर ऐसे आएगा, इस तरह से ये वायर चलते चले जाएंगे, राइट। ये आपका करंट है मान लो, राइट। अब अगर आप इसके सेंटर से सपोज आप कोई डिस्टेंस x लेते हैं, कोई डिस्टेंस x लेते हैं, तो x लेते हैं तो आपने मान लीजिए यहाँ से कोई डिस्टेंस x ली है, तो उसका एक सर्कल बनेगा जिसको हम एम्पीरियन लूप बोल सकते हैं, एम्पियर्स लॉ का, है ना। तो मैं पता है b को क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा आई। ये आपका कंसेप्ट है। तो मैं b को उस x के लिए कांस्टेंट रख लूँगा, तो डेट इज b एट x, और इस इंटीग्रल dl की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई x आ जाएगा, क्योंकि हमने x रेडियस ली है, ना। तो म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा आई को हम लिख देंगे एन आई, क्योंकि इसके अंदर से वो n टाइम्स निकला है, करेक्ट। ये आपका b एट x आ गया, म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन 2 पाई x। ये आपका b एट x पोजीशन पे आ गया, पूरी टोरॉइड के x पर, पूरी टोरॉइड के कारण आ गया कंप्लीट, मतलब इस पूरी x लाइन पर। अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ से एक dx का गैप लेता हूँ, x dx का। तो देखिए मैं d फाई लिख रहा हूँ, d फाई इज b एट x इंटू एरिया डी ए, तो b एट x आपका है म्यू नॉट म्यू आर कैपिटल N I अपॉन 2 पाई x है, बिल्कुल। अब आपका ये एरिया जो है ना, ये हो जाएगा h dx, ये d भाई है, ये d भाई है। तो आप क्या करेंगे इसको, ये जो है ना h dx, ये हाइट है और ये dx है, ये आएगा h dx। तो मैं इसको लिख दूंगा म्यू नॉट म्यू आर कैपिटल N I अपॉन 2 पाई, h को आप अलग से ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए dx अपॉन x। ये फाई, ये d फाई है बेटा। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाई टोटल आ जाएगा, इंटीग्रेशन d फाई इक्वल टू ये आएगा आपका म्यू नॉट म्यू आर एन आई एच अपॉन 2 पाई,
और ये आ जाएगा लॉग ऑफ, इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, R1 से R2 तक, तो ये ln R2 अपॉन R1 आ जाएगा, राइट। तो दिस विल बी योर आंसर। देखिए आप, ऐसा ही दे रखा है क्या, अच्छा सॉरी, ये तो फाई आया है, ये तो फाई आया है, आपको तो L चाहिए ना, इंडक्टेंस के बराबर Li, तो आपका L आ जाएगा यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड म्यू नॉट म्यू आर, एन आई निकल गया तो H आ गया अपॉन 2 पाई आ गया, और लॉग ऑफ R2 अपॉन R1 आ जाएगा। चेक करिए, R2 अपॉन R1 करेक्ट। ये जो चीज़ आई है, कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि आपको कहीं भी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो तो आप क्या करें, फाई निकालें और फाई को Li लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा। Li यानी करंट, आई माने करंट। आप L निकालेंगे तो L को हमेशा क्या करेंगे, फाई अपॉन आई करेंगे। और चाहे कुछ भी हो, कैसा भी सिस्टम हो, कैसी भी व्यवस्था हो, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको तो सीधा सा जो है ना फाई निकालना है और आई से डिवाइड करना है, L आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात मैंने उस समय जो पिछले लेक्चर में की थी, उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बात करना चाह रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअल में दो कोइल्स के बीच में होता है। डेफिनेशन वगैरह सब हमने कर ली थी, इसलिए मैं उस पर कम बात करूँगा। मैं म्यूचुअल इंडक्शन, इसके इंडक्शन पे मैं ज़्यादा बात करूँगा। तो देखो, जैसे दो कोइल्स पास में रखी है, ऐसा बहुत कम होता है कि 100% मैग्नेटिक फ्लक्स इसका इससे लिंक हो जाए, ऐसा होता नहीं है ना। आइडियल कंडीशन ये होती है कि 100% मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाए। आइडियल कंडीशन क्या होती है, आइडियल कंडीशन होती है 100% मैग्नेटिक फ्लक्स, 100% मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड इन बोथ कोइल्स, है ना, इज लिंक्ड बिटवीन बोथ कोइल्स। ऐसा कभी होता नहीं है जिंदगी में। कोइल्स मीन्स नो एनर्जी लॉस। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर अ काइंड ऑफ एनर्जी लाइन्स, है ना, मीन्स नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। आइडियल कंडीशन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है ना। तो इन आइडियल केस, इफ नो लॉसेज, ज़्यादातर लॉस तो फ्लक्स लॉस ही होता है कि पूरी की पूरी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जाकर के दूसरी कॉइल से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो इन आइडियल केस इफ नो लॉसेज, कोई लॉस नहीं है, तो फिर आपका जो m आता है इसको हम लिख सकते हैं √L1L2, √L1L2। यानी कि इस कोइल का आप L1 लीजिए, इस कोइल का L1 लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर कर दीजिए, वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कह सकते हैं कि m इज प्रोपोर्शनल टू √L1L2। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू K √L1L2। अब ये K क्या है, K है कपलिंग कॉफिशिएंट, कपलिंग कांस्टेंट। ये एक्चुअल में डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो आप देखो, मैं कहूँगा K को कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट, दो कॉइल्स के, दो जो इंडक्टर कॉइल्स हैं उनके कपलिंग का कांस्टेंट है ये। और ये पता है क्या होता है, अगर आइडियल है, अगर केस आइडियल है, तो फॉर आइडियल केस K इक्वल टू 1 होता है, इसमें कोई लॉस नहीं होता है, 100% फ्लक्स की लिंकेज होती है। ओके, अगर मान लीजिए और कोई केस हो तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये एक कॉइल है, मान लो प्राइमरी कॉइल है, और मान लीजिए ये सेकेंडरी कॉइल है। अब होता क्या है, यहाँ से फ्लक्स लाइंस जाती हैं, तो फ्लक्स लाइंस ऐसे निकलती हैं, ये लो जी, कुछ ऊपर निकल जाती हैं, कुछ नीचे निकल जाती हैं, कुछ इसमें से निकल जाती हैं। तो ये जो K होता है ना, इसका अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास होता है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं ऐसा ही लिखा है, ये मैंने लिखा तो ये अंदाजे से ही लिखा है मैंने कि आधा निकल जाता होगा, आधा रह जाता होगा। देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में भी ऐसा कुछ बना रखा होगा, K की अलग अलग वैल्यूज बना रखी होगी, है ना। हाँ, अब जैसे मान लीजिए
आपकी एक कोयल यहां है और एक कोयल यहां है, ये दो कॉइल्स हैं। अब इसमें फ्लक्स का लिंक होना और भी मुश्किल काम है कि इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकलती हैं, कोई कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन लौट करके ऐसे आती है जो इसमें से पास हो जाती है, तो आपकी के की वैल्यू और भी कम हो गई, अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही हो गई। ये दिया जाएगा आपको एग्जाम में। अच्छा, अब मान लो आपका ऐसे मैग्नेटिक कॉइल है कि एक कॉइल ऐसे है मान लो और एक कॉइल ऐसे है, तो अब क्या होगा आपके, अब भी फ्लक्स बहुत कम मतलब कि कनेक्ट होगा, तो आपका के जो है ना वो 0.25 के आसपास या कम ही होगा, कम ही होगा। इस तरह से आपकी इस के की वैल्यू जो है ना वो अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति में हो सकती है। और जो सबसे अच्छा है इसका सिचुएशन वो ये है कि दोनों कोइल्स एक ही उसके साथ लपेट दी जाए कोर के ऊपर। जैसे ये प्राइमरी कोइल है, मान लीजिए इसमें आपने प्राइमरी करंट बहाया, ये आपका प्राइमरी करंट है, राइट, प्राइमरी करंट आपने फ्लो किया। अब क्या होगा, इसी के ऊपर आप है ना जो सेकेंडरी कॉइल लपेट दीजिए, इसी के ऊपर, एग्जैक्टली इसके ऊपर ही थोड़ा सा इंसुलेटर लगा दो। इंसुलेटर तो लगाया ही जाता है हर जगह कि कहीं वायर जो है ना आपस में कांटेक्ट में ना जाए। हाँ, इंसुलेटर लगा होना चाहिए वायर पर भी इंसुलेटिंग का लेप पूरा चढ़ा दिया जाता है। मतलब जो ये वायर्स होते हैं ना कोइल के अंदर, ये इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब ये आपकी एक प्राइमरी कॉइल थी और एक सेकेंडरी कॉइल थी। सेकेंडरी कॉइल आपकी मान लो मैंने बाहर लगाई, कोई जरूरी नहीं है सेकेंडरी कॉइल बाहर लगाओ, कभी कभी सेकेंडरी कॉइल अंदर भी लगाई जा सकती है, प्राइमरी कॉइल बाहर भी लगाई जा सकती है। ये वाला जो केस है ये बेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक हो जाता है। आप अपना फॉर्मूला चार्ट पूरा देखिए, उसके अंदर जो है ना ये सब बातें बताई गई हैं, है ना। कंसेप्ट तो सारा वही है। तो इसमें जो है ना M1 M2 जो है ये सारा बताया गया है कि कैसे कैसे, देखो काफ़ी सारे डायग्राम बने हुए हैं और आपका M निकाला गया है। पिछले लेक्चर में मैंने M निकालना भी सिखा दिया था आपको कि जब आप M निकालते हैं, M कैसे निकालेंगे। M12 मान लो दो कोइल है, आपको M12 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फ्लक्स 2 का लेंगे, करंट 1 का भाग लगाएंगे, या फ्लक्स 1 का लेंगे, करंट 2 का भाग लगाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। आपके आंसर सब क्या जाएंगे। जैसे मैंने एक दो एग्जांपल भी लेकर के बताए होंगे आपको, स्क्वायर लूप का भी निकाल सकते हो आप, सर्कुलर लूप का भी निकाल सकते हो, करंट लूप का भी निकाल सकते हो, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझाया था, लेकिन उसको बड़ी ही जल्दी से समझा दिया था, है ना। थोड़ा सा मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर डिटेल में जाना चाहूँगा। तो चलिए जी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू इंडक्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इंडक्टर्स। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि 2 इंडक्टर्स ही हों, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे 2 का ही करेंगे। और फिर अगर मान लो ज़्यादा होगा तो फिर हम उनके ग्रुप बना करके 2-2 के अंदर ही कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स, मैं सबसे सिंपल केस लेता हूँ सबसे पहले कि मान लो यहाँ पर एक कोइल बनाई है मैंने। आप थोड़ा सा कोइल बनाने के मेरे तरीके को देखना, ध्यान दो। ये एक कोइल बनाई है। अब ये 2 कोइल्स हैं, मान लीजिए इसके ऊपर मैंने वायर लपेटा है और वायर कुछ इस तरह से लपेटा है इस पर। आप जरा चेक करना, इसके बाद मैंने इस पर वायर लपेट रहा हूं मैं, आप देखना जरा। ये देखिए, मान लीजिए यहां से हम कोई करंट फ्लो कर रहे हैं I, यहां से हम कोई करंट निकाल रहे हैं I, निकलेगा तो I, है ना। ये 2 सोलेनोइड है, मतलब 2 कॉइल्स हैं, इंडक्टर्स हैं। एक इंडक्टर ये है, एक इंडक्टर ये है। मैंने यहाँ से करंट निकाला। अब ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये जो है ये आपका N पोल क्रिएट होता है, यहाँ पर आपका साउथ पोल क्रिएट होता है, करेक्ट, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ आपका साउथ पोल क्रिएट होता है, यहाँ आपका नॉर्थ पोल क्रिएट होता है।
ओके। इसकी डायरेक्शन ये है फ्लक्स की और इसकी डायरेक्शन ये है फ्लक्स की। ये एक दूसरे का अपोज करती हैं कॉइल्स। क्या करती हैं? अपोज करती हैं कॉइल्स। अब जब ये अपोज करती हैं एक दूसरे का, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण फ्लक्स जो है वो नेगेटिव में आएगा और जो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण फ्लक्स है वो तो होता ही होता है। तो देखिए मैं लिखूंगा φ1 यानी फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स, इसके सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, करंट तो सेम है दोनों में, लेकिन दूसरे के कारण भी फ्लक्स आएगा और वो आएगा -M I। φ = Li, φ = Mi। यहां पे ये माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। φ2 क्या आएगा? φ2 आएगा L2I -Mi। M दोनों का म्यूचुअल है, दोनों का म्यूचुअल, इसलिए M1 M2 नहीं लिख रहा हूं, M1 M2 नहीं लिख रहा हूं, दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो आपके पास में नेट फ्लक्स कितना आया? नेट फ्लक्स जो आया φ बराबर वो आया है L1I + L2I - 2Mi। ये आपके पास में नेट फ्लक्स आ गया। तो नेट इंडक्टेंस क्या आएगा आपका? नेट इंडक्टेंस L बराबर आ जाएगा φ/I। तो ये L1 + L2 - 2M आया। करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए, ये आपके पास L आ गया। अब हम बात करते हैं, इसी केस को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि सेकंड वाली जो कॉइल है उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं अरेंज करूंगा, आप देखना क्या हो रहा है डिफरेंस। पहले वाली कॉइल के अंदर तो मैंने करंट वैसा का वैसा ही बहाया है, कोई डिफरेंस नहीं किया है। अब सेकंड वाली कॉइल में मैं कुछ कमाल करने वाला हूं, आप देखना जरा क्या करने वाला हूं। बिल्कुल उसी को मैं इस स्टाइल से कर रहा हूं। यानी अब देखिए आपका क्या होने वाला है। अब आपका ये हुआ है कि ये N बन गया, ये S बन गया, ये N बन गया और ये S बन गया। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है इसमें से ऐसे निकलेगा और वहां से भी ऐसे निकलेगा और यहां से भी ऐसे निकलेगा। तो ये फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन बदल नहीं रही है, यहाँ पे फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन बदल रही है। S और S एक दूसरे का अपोज कर रहे थे। वहां पर क्या होगा कि S से आपकी लाइन निकलेगी, है ना, S से आपकी लाइन निकलेगी और N तक आएगी, फिर यहाँ N से निकलेगी S तक जाएगी। आपको मैंने बताया था कि मैग्नेटिक डायपोल्स के बीच में फ्लक्स लाइन जो होती है वो S to N चलती है, लेकिन बाहर N to S चल रही है। तो अगर हम इसके अंदर की बात करेंगे तो वो चलेगी S to N, बाहर चलेगी N to S और फिर चलेगी S to N, यानी कि डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो यहाँ सपोर्ट आएगा। सपोर्ट आएगा तो मैं फिर वही लिखूंगा φ1 = L1I - Mi, φ2 = L2I + Mi। तब तो सपोर्ट होगा ना, सपोर्ट होगा। फिर φ1 + φ2 बराबर क्या आ जाएगा? L1I + L2I + 2Mi, ये आ जाएगा। आपके पास में जो L नेट आएगा वो L नेट आ जाएगा φ/I। तो ये L1 + L2 और +2Mi, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों कॉइल से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ये आएगा, सॉरी I तो हट गया ना, Mi। करेक्ट, ये आपका M आ गया। अब देखो आप, ये सब प्रैक्टिकल केस है। प्रैक्टिकली दो कॉइल्स को ऐसे ही मतलब हम जो है ना कंबाइन करते हैं सीरीज में। लेकिन अगर मान लो आइडियल केस ऐसा ले लिया जाए कि इनके फ्लक्स लिंक नहीं होते, है ना, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, फ्लक्स लिंक होते ही होते हैं, इसलिए ये आपका बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, मतलब ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अगर 0 मान लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन वाला खुद ही कह देता है कि टेक M = 0। अगर आपने टेक M = 0 लिख दिया तो ऐसा कब हो सकता है? सबसे पहली बात ये, इस पर बड़ा विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा ज़िंदगी में हो सकता है कभी? क्या दोनों कॉइल्स को आप एकदम से मैग्नेटिकली न्यूट्रल रख सकते हैं कि मैग्नेटिकली एक दूसरे को इम्पैक्ट ना करें? ऐसा हो सकता है कि दो कॉइल पास पास रखी हों और मैग्नेटिकली एक दूसरे से कोई कनेक्शन ना हो? तो ऐसा कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता। सच ये है, ये ऐसा कभी नहीं होता, जरूर कनेक्टेड होती है।
क्योंकि नेचर के अगेंस्ट है। तो आपका बेटर आंसर तो यही होता है कि जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए आपका फॉर्मूला चार्ट जो है उसमें लिख भी रखा है। लेकिन अगर m 0 हो, जो कि बहुत सारी जगह दिया हुआ है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आप क्या करेंगे, L इक्वल टू L1 प्लस L2 ही ले लेंगे, यानी m के ऊपर आप विचार नहीं करेंगे। दो ऐसा होता नहीं है, होता ही होता है, m जरूर होता है, राइट। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी अगर आप उसके m को कंसिडर करेंगे तो आपके आंसर अलग आएंगे, और अगर आप नहीं कंसिडर करते हैं तो आपके आंसर अलग आएंगे, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी देखो, अगर आप m को 0 मानते हैं कि m 0 है, कोई इफेक्ट नहीं है, तब तो वही आपका आंसर आ जाएगा 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उसमें मान लिया तो 1/L बराबर जो आएगा ना फाइनली, वो आएगा L1 प्लस m प्लस 1/L2 प्लस m। अगर आपने सपोर्टिव है कोई और एक दूसरे का अपोज कर रही हैं तो -mm आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको आप चाहेंगे तो हम जो है ना इसको आपको समझा देंगे। आप मेरे को बोल देना जूम सेशन में अगर इसको कि सर इसको भी आप प्रूव करिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वैसे ही कोयल बनाऊँगा जैसे अभी बनाई थी, और उसी तरीके से मैं फ्लक्स की डिटेलिंग करूँगा और कैलकुलेट कर दूँगा, राइट। तो दैट इज़ नॉट बिग इशू। m इक्वल टू 0 है तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की आपकी आ गई थी। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, शायद ये भी मैं बता चुका था, शॉर्ट में बताया था बहुत, और वैसे शॉर्ट में क्या, इसका तो मतलब वही है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो हमने कहा था E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है -L/di/dt। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड पर बात करें, केवल मैग्नीट्यूड पर बात करें, तो देखिए आप इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, कितना आएगा, L/di/dt आएगा। देखिए पावर क्या होती है, पावर होती है E इंटू आई। E इंटू आई को हम कहते हैं D एनर्जी अपॉन dt। ये मैंने आपको पढ़ाया होगा शायद पिछले लेक्चर में, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, L/di/dt, राइट। अब आप देखो dt से dt उड़ा देते हैं हम, है ना। E इंटू आई, यहाँ पर एक i से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपने को, यहाँ पर एक i से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी एनर्जी आ जाएगी d एनर्जी। d एनर्जी आपकी आ गई है L/i/di, याद है। इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपके पास में एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा ½ Li²। ये आपकी एनर्जी की वैल्यू है, यानी इंडक्टर के अंदर इतनी एनर्जी होती है। अब देखो अगर अपन इंडक्टर को जो है ना एक सोलेनोइड मानते हैं तो देखो क्या होने वाला है। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, आप ध्यान दो, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो कंसीडर अ सोलेनोइड, ठीक है जी। चलो सोलेनोइड का आपको L बताया होगा, L देखो सोलेनोइड का L क्या था, L का फॉर्मूला सोलेनोइड का निकालो। सोलेनोइड में आपने L का फार्मूला था μ0 कैपिटल N²A/L। ये आपका सोलेनोइड का L का फार्मूला था, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। अच्छा, अगर उसमें करंट I बह रहा है तो उसमें एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है ½ Li²। अगर करंट I बह रहा है तो देखिए ये टोटल एनर्जी है। मैं इस टोटल एनर्जी को लिख देता हूँ ½ L आपका ये है, मैं इसको ईमानदारी से μ0 N² A भी लिख दे रहा हूँ, L भी लिख दे रहा हूँ, और I² भी लिख दे रहा हूँ, ऐसा मैंने लिख दिया। ये एनर्जी है। अब हम इस एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे इसको। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी को हम U से लिखेंगे, है ना। इसको मैं लिख दूंगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, हाँ जी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। अब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम को मैं लिखूंगा A × L। वॉल्यूम को क्या लिखूंगा मैं,
ए इंटू एल। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट, क्या गड़बड़ हो रही है? पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है? ठीक है, ध्यान दो, ये आपका एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ए इंटू एल होता है। अब आप स्वयं चेक करो, तो ये एनर्जी डेंसिटी को मैं लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करना। म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर, ए है ये आपका, है ना, अपॉन एल भी है, आई स्क्वायर भी है, इंटू इसको मैं ए एल लिख देता हूँ। ए से ए गया, ए से ए गया, तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी आ गई है। चेक करना जरा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई इज द करंट। अब आप देखेंगे ना, तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, ये हाफ कहाँ गया जी हमारा? हाफ भी तो होना चाहिए ना, हाफ। हाँ, ये 1/2 रह गया यहाँ पे एनर्जी, है ना। हाँ, यहाँ पर 1/2 आएगा बेटा। अब देखिए 1/2 म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, ये है। एन अपॉन एल को मैंने एन स्क्वायर लिख दिया। एन स्क्वायर इज टर्न डेंसिटी, एन इज टर्न डेंसिटी, है ना। अब देखो आप, इस एनर्जी डेंसिटी को हम लिखेंगे हाफ म्यू नॉट स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, है ना। अब इसको पता है हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे हम बी स्क्वायर आई स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ये अच्छा, ये तो आई तो बी का ही पार्ट है ना, आई तो बी का ही पार्ट है। बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई, है ना। तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, है ना। अगर म्यू आर 1 हो तो म्यू नॉट ही आ जाएगा केवल, और अगर मान लीजिए म्यू आर है तो आप बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू लिख दीजिए, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आ जाएगा। देखिए एनर्जी डेंसिटी आपको ये दे रखी होगी। एनर्जी डेंसिटी देखिए, आप अगले पेज पर आ जाइए। एनर्जी डेंसिटी, यस, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट डायरेक्ट लिख रखा है। यहाँ पे आपको प्रूव हो गया है। आप कैलकुलेशन चेक करें पूरा स्टार्ट से। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कंसिडर अ सोलेनॉइड, हमने सोलेनॉइड को कंसिडर करके किया है। कोई जरूरी नहीं आप सोलेनॉइड कंसिडर करके करें, आप किसी भी चीज़ को कंसिडर करके कर सकते हो। आपको करना क्या है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वो आपको करना है। वो हमेशा यही आएगी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम सबसे ईजी है सोलेनॉइड को लेके करना, इसलिए हमने सबसे ईजी वाला काम किया है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ए एल, और ये आपका एनर्जी जो है वो हाफ एल आई स्क्वायर। एल की वैल्यू हमने वहाँ से लिख दी जो है आपकी वास्तव में, ठीक है। और इसके बाद में ये किया, यहाँ पे ये बी स्क्वायर हुआ। अगर म्यू आर इक्वल टू 1 है, जैसा कि ज़्यादातर केसेज में वैक्यूम रखते हैं, तो आप इसको म्यू नॉट लिख देना, नहीं तो ठीक है, आपको अगर मटेरियल दे रखा है तो मटेरियल लिख देना, जैसा भी है, करेक्ट। ये आपका एनर्जी डेंसिटी आ गया। साइनसोइडल ईएमएफ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, चलो बात कर लेते हैं। मान लो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल जो है घूम रही है, तो मैं साइनसोइडल ईएमएफ की बात कर रहा हूँ। साइनसोइडल ईएमएफ, वैसे इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे एसी वाले चैप्टर में। जो अगला चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखो फाई जो होता है ना आपका, वो होता है एन बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। बेटा इस एन बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर को मैं लिख सकता हूँ बी ए कॉस थीटा। अगर मान लो कॉइल घूम रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा इज ओमेगा टी, राइट। अब हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। आप डिफ्रेंशिएट करिए इसको, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास में आएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये चीज़ आएगी बेटा आपके पास, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये चीज़ आपके पास आएगी ई। इसको हम लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया आपके पास, है ना। अब आप देखिए आपके पास जो ई नॉट आया है ना, वो क्या आया है?
ई नॉट बराबर आपके पास में आ गया एन बी ए ओमेगा, राइट। अब आप 3 इक्वेशंस पर एकदम से ध्यान दीजिए, एकदम से ध्यान दीजिए। सबसे पहले फाई पर ध्यान दो। फाई था हमारा एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ध्यान दो, एन ए बी कॉस ओमेगा टी, है ना। इसको मैं लिखता हूँ फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। दूसरी इक्वेशन है हमारी एन, ई बराबर एन बी ए ओमेगा, ई को हम कहते हैं ई एम एफ, साइन ओमेगा टी। इसको मैं लिखता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप बात को समझिए, फाई नॉट क्या है? फाई नॉट है मैक्सिमम फ्लक्स एन बी ए, ई नॉट क्या है? मैक्सिमम ई एम एफ एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम ई एम एफ है। अब आप देखिए इस बात पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। फ्लक्स जो है कॉस है और ये ई साइन है। इसका मतलब है कि जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा। हमेशा ही ऐसा होगा कि ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। तो यानी कि जब जब फाई मैक्सिमम होगा, जब जब फाई मैक्सिमम होगा तब तब आपका ई मिनिमम आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम आएगा। जब जब फाई मिनिमम होगा तब तब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम आता है। ये होता ही होता है, ये आपके साइनसोइडल ईएमएफ में होता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। ये एक्चुअल में साइनसोइडल पढ़ाया इसलिए गया कि ट्रांसफॉर्मर आपको समझ में आ जाए। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, और इसी को हम 2 पाई टी कह देते हैं, 2 पाई अपॉन टी कह देते हैं, ये आप जानते हैं। न्यू अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 50 होता है। भारत में हम जो एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट बनाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है। यूएसए की बात करेंगे तो वो 60 होता है, ठीक है। केवल ये 60 वाला तो यूएसए और उसके आसपास के कंट्रीज ही बनाते हैं। अमेरिकन मतलब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है ये 60, बाकी पूरा वर्ल्ड 50 ही बनाता है। यानी कि हम सारे वर्ल्ड के साथ हैं, अमेरिका अलग ही है। तो वो वहाँ पर 60 हर्ट्ज़ की एसी बनाई जाती है ना। चलिए, ये आपका इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। देखिए ट्रांसफॉर्मर जो है ना, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत विचित्र, मतलब बहुत ही जोरदार चीज़ है ट्रांसफॉर्मर, है ना। हाँ, तो देखो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज अ डिवाइस ये क्या बात है, क्या मेरे को बार बार आवाज आ रही है? इट इज अ डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन दी, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अप का मतलब बढ़ाना, स्टेप डाउन का मतलब घटाना। तो ट्रांसफॉर्मर इट इज अ डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन दी ईएमएफ और साइनसोइडल ईएमएफ। मतलब अक्सर तो ये साइनसोइडल के लिए होता है। इसमें हम अप और डाउन कर सकते हैं, अप और डाउन कर सकते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर जो है इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप ध्यान दीजिए, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक कोर होता है, कोर पर 2 कॉइल लपेटी होती है ना। तो देखिए मैं ट्रांसफॉर्मर का जो है ना सबसे पहले सीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ, जो जनरली मतलब किताबों में बनाया जाता है। हालांकि आजकल इस डायग्राम का ट्रांसफार्मर काम में नहीं लिया जाता, ये बहुत पहले बनाया गया था ट्रांसफार्मर। इसमें लॉसेज बहुत ज़्यादा होते थे। मैं वही पुराना वाला ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ कि ये एक कोर होता था, सॉफ्ट आयरन का बना होता था। इसमें प्राइमरी कॉइल यहाँ लगाई जाती थी और सेकेंडरी कॉइल यहाँ होती थी। P फॉर प्राइमरी कॉइल, S फॉर सेकेंडरी कॉइल, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, 5P फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, 5S फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, EP
ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, है ना। चलो इस ई को थोड़ा बड़ा लिख दो, कैपिटल लिख दो अभी, है ना। हाँ, कैपिटल ईपी, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, कैपिटल ईएस, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, है ना। हाँ जी, आईपी, करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, है ना। जेडपी और जेडएस, जेडपी और जेडएस इसको कहते हैं रेजिस्टेंस और इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए मैंने इतने सारे ये चीज़ें काम में ले ली हैं, मैं अब इन सबको वन बाय वन बातें करूंगा मैं। देखिए एनपी का मतलब क्या है, वापस से सुनिए एक बार। एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, कितने टर्न है प्राइमरी कॉइल में। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, एनएस। फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल, है ना। हाँ जी, ईपी, ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। देखिए प्राइमरी कॉइल में हम ईएमएफ सप्लाई करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में हमको ईएमएफ मिलता है, आउटपुट। एक्चुअल में सेकेंडरी को हम आउटपुट कहते हैं, प्राइमरी को हम इनपुट कहते हैं। तो ये लो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, प्राइमरी को हम बोलेंगे इनपुट और सेकेंडरी को हम बोलेंगे आउटपुट। एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होता है ये, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो प्राइमरी कॉइल पर हम ईएमएफ सप्लाई करते हैं, सेकेंडरी कॉइल पर हमें कुछ आउटपुट मिलता है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है, राइट। ओके, आईपी इज करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड आईएस इज करंट इन सेकेंडरी कॉइल। जेडपी, इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको इंपीडेंस भी बोल सकते हैं, इंपीडेंस बोलने की परंपरा है। तो इंपीडेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल और इंपीडेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये इंपीडेंस क्या बला है, कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही है, आप लोग यही समझिए, रेजिस्टेंस ही है, कुछ अलग चीज नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो ना एक बात सुनो, फाई जो होता है ना वो एन के प्रोपोर्शन में होता है हमेशा। तो देखिए हम बात करेंगे ई को, ई क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम लिखते हैं डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड लें तो हम केवल, मैग्नीट्यूड लें तो हम केवल, राइट। अब डी फाई अपॉन डी टी लिखते हैं, फाई को पता है हम क्या लिखते हैं, फाई को हम नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे ही लिखते हैं। तो ये आ जाता है एन बी ए, एन बी, नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि जो ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, अगर बी और ए कांस्टेंट है तो। देखिए अगर बी और ए कांस्टेंट है तो जो ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आइडियल केस के अंदर, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई एनर्जी लॉस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, और आइडियल ट्रांसफार्मर, नो फ्लक्स लॉसेज। फ्लक्स हम मानकर चलते हैं पूरा का पूरा ही चला गया, जबकि ऐसा जिंदगी में कभी होता नहीं है। नो फ्लक्स लॉसेस, नो एनर्जी लॉसेस, कोई फ्लक्स लॉस नहीं होता, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नुकसान नहीं होता। तो पूरी की पूरी पावर जो है ना उसको मिल जाती है। तो हमारे पास में दो चीज़ आ जाती है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। फर्स्ट केस तो हमारे पास ये आ गया ई प्रोपोर्शनल टू एन, जो कि हमारे पास फ्लक्स लिंकेज से आया है कि फ्लक्स लिंकेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शन में होता है, राइट। नंबर टू चीज़ जो आ रही है वो आ रही है पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इन दोनों का यूज करके हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहली वाली इक्वेशन के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहली वाली बात मैंने लिख दी है यहाँ पे, ई प्रोपोर्शनल टू एन को मैं लिख दूंगा ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी बराबर एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी। ध्यान दीजिए ये जो एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी होती है इसको हम कहते हैं टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हाँ, बाजार में जो ट्रांसफार्मर मिलता है उसमें टर्न रेशियो डिफाइन होता है, और टर्न रेशियो हमेशा सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी ही लिखा जाता है, कभी भी प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी नहीं लिखा जाता। यानी आपको अगर एग्जाम में कभी टर्न रेशियो लिख कर देते हैं तो आप ये मान के चलना एन एस अपॉन एन पी लिखा है, एन पी अपॉन एन एस नहीं लिखा है। तो ये आपका टर्न रेशियो होता है। अच्छा,
अब पावर की बात करते हैं। पावर क्या होती है? पावर EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS होता है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर की बात है। किस ट्रांसफार्मर की बात है? आइडियल, जिसमें लॉसेज वगैरह नहीं है, आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन रियल ट्रांसफार्मर के लिए ऐसा नहीं है। रियल लाइफ ट्रांसफार्मर जो होता है, रियल लाइफ ट्रांसफार्मर, हमारी ज़िंदगी का ट्रांसफार्मर, बेटा उसमें कभी भी 100% पावर गेन नहीं होता ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है रियल लाइफ ट्रांसफार्मर में? रियल लाइफ ट्रांसफार्मर में ये होता है कि पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज ऑलवेज लेस देन पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। आपका इनपुट पावर हमेशा ज़्यादा होता है, आउटपुट पावर हमेशा कम होता है। इनपुट पावर हमेशा ज़्यादा होता है और आउटपुट पावर हमेशा कम होता है, राइट। तो अब देखिए आपका क्या होगा कि रियल ट्रांसफार्मर जो है, रियल लाइफ ट्रांसफार्मर, उसके अंदर ES/IS इट इज़ लेस देन EP/IP। ये कंडीशन किस में है? रियल लाइफ ट्रांसफार्मर में। ये रियल ट्रांसफार्मर है, असली वाला ट्रांसफार्मर। अगर हम केवल आइडियल की बात करें कि साहब असली की बात नहीं करने की इच्छा हो रही है, आज केवल हम आइडियल की बात करना चाहते हैं, आइडियल की बातें देखो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि आपके सवाल ज़्यादातर जो है ना आइडियल के हैं। कोई क्वेश्चन है जो रियल का है, ज़्यादातर क्वेश्चन आइडियल ट्रांसफार्मर के हैं, राइट। तो देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर की लाइन लिख देता हूँ मैं। E1/E2 बराबर N1/N2 बराबर I2/I1 बराबर, हाँ ये अब मामला आ गया, √Z2/Z1। एक्चुअली क्या हुआ, ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने? ध्यान दो, हमने लिखा है E1/I1 बराबर E2/I2। तो देखो E1/E2 I2/I1 आ गया। अब हम E1 को पता है क्या लिखते हैं? E1 को हम लिखते हैं I1 इंटू Z1 I1। E2 को लिखते हैं I2/Z2, I2 इंटू Z2 सॉरी, और I2। तो ये क्या हो गया? I1 स्क्वायर Z1 बराबर I2 स्क्वायर इंटू Z2। आप चेक करिए, तो आपके पास में ये आ जाएगा I1/I2 बराबर √Z1/Z2/Z1 आएगा। ध्यान दो, I1/I2 बराबर √Z2/Z1, राइट। ये इक्वेशन लिखी है। लेकिन अगर हम कन्वेंशन पे जाते हैं तो आपके जो एग्जाम में इक्वेशन लिखी हुई आएगी ना, वो ऐसे नहीं है, तो मैंने लिख दी ऐसे मस्ती से, है ना। एग्जाम में जो आपके दिया जाएगा वो हमेशा सेकेंडरी टू प्राइमरी दिया जाता है, ज़्यादातर सेकेंडरी टू प्राइमरी दिया जाता है। यानी E2/E1 बराबर आप लिख सकते हैं N2/N1 बराबर आप लिख सकते हैं I2/I1 बराबर आप लिख सकते हैं Z1/Z2 √Z1/Z2, ऐसा आप लिख सकते हैं, राइट। ये आपका ट्रांसफार्मर है, करेक्ट। चलिए, जब ये चीज़ें आ गई हैं आपकी, तो जनरली रियल ट्रांसफार्मर के लिए जो ईटा होती है ना, एफिशिएंसी, वो कम होती है। तो देखो अपन जरा इसकी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की भी बात कर ही ले। मैं एक छोटा सा टॉपिक है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो बेटा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। कितना आपने दिया था, मिला कितना इनपुट पावर। हमेशा, वैसे तो नेचर में हमने आज तक ऐसी एक भी मशीन नहीं बनाई जिसका एफिशिएंसी कभी 100% हुआ हो, एक भी मशीन आज तक नहीं बनी। यानी नेचर ने हमारी लिमिट लगा रखी है, वो मतलब लंका लगा रखी है, लंका जला रखी है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। नेचर ने ऐसा जोरदार लिमिट लगा रखी है, कभी तुम्हारी 100% आएगी नहीं एनर्जी एफिशिएंसी, नहीं तो तुम सिर पर चढ़ जाओगे। हैं तो क्या जोरदार बात, आएगा ही नहीं कभी 100%। तो E2/I2 ये आपकी एफिशिएंसी होती है। अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो परसेंटेज एफिशिएंसी आपको E2/I2
और 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये परसेंटेज एफिशिएंसी आएगी। किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए ईटा जो होता है वो हमेशा कम ही होता है 100% से। लॉस होता ही होता है जी। हाउ मेनी कॉज ऑफ लॉस सेज, कितने सारे कॉजेज हैं लॉस के। तो देखिए कॉजेज ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्यों एनर्जी लॉस होता है, क्या क्या कारण से एनर्जी लॉस होता है। तो देखिए एनर्जी लॉस जो ट्रांसफार्मर में होता है ना, वो बहुत सारे तरह के हैं। तो मैं आपको बता दूं कुछ एनर्जी लॉसेज के बारे में, बहुत ही डिटेल के अंदर बता देता हूं मैं। सबसे पहला एनर्जी लॉस होता है कॉपर लॉसेज। इसको हीट लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉसेज नाम उसका रख दिया है, लेकिन बेसिकली ये हीट लॉस होता है। क्या होता है, देखिए कोई भी आप ट्रांसफार्मर का वायर ले लीजिए, कोर ले लीजिए, कोई ना कोई वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस होता ही है। जीरो रेजिस्टेंस वाला कोई मटेरियल आज तक दुनिया में मिला नहीं, रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो हीट लॉस आपका होता है H = I²RT। H = I²RT, ये आपका हीट लॉस होता है। इस हीट लॉस को कम करने के लिए हम I को क्या करें, कम करें। तो अगर हमें इसे कम करना है, टू मिनिमाइज कॉपर लॉसेस, टू मिनिमाइज कॉपर और हीट लॉसेस, I शुड बी रिड्यूस्ड। I को कम करना पड़ेगा। I कम करने के लिए, कम करने के लिए आपको E बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था E2/E1 बराबर I1/I2। ये ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है। जितना कम करंट होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, है ना। तो टू रिड्यूस हीट लॉसेस, we try to transfer electrical power at low current and high voltage, हाँ जी। हाई टेंशन लाइन जो होती है ना, वो हाई वोल्टेज लाइन होती है। अब आप देखिए, जैसे मान लो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहीं बन रही है पावर प्लांट पे, कोई पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, मान लो टिहरी में बन रही है इलेक्ट्रिसिटी। अब रुड़की लानी है, तो टिहरी से रुड़की लाने के दो तरीके हैं। एक तो आप वोल्टेज कम रखो, करंट हाई रखो। करंट हाई रखोगे तो आपकी एनर्जी रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी, घर तक आ ही नहीं पाएगी आपके पास। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी लाई जाती है वो हाई वोल्टेज पर लाई जाती है, इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ से। तो वो हाई वोल्टेज पे इसको ले आते हैं, फिर घर के पास में ला करके उसको डाउन करते हैं। तो घर के पास में लाके जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आपके घर के आसपास कॉलोनी में ट्रांसफार्मर जो लगा होता है वो स्टेप डाउन होता है, ठीक है ना। तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन के कारण आपके घर पर 220 वोल्ट आता है, या 210 वोल्ट आता है, या 230 वोल्ट आता है, अप्रोक्सीमेट ये आता है, राइट। स्टेप अप में तो वो 11,000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट ऐसा रखते हैं। बहुत हाई वोल्टेज पर आता है करंट। बहुत हाई वोल्टेज पर ट्रांसफ़र होने से क्या होता है कि आपके करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और करंट की वैल्यू कम हो जाती है तो लॉस कम होता है। इसलिए हाई टेंशन लाइन बनाई जाती है। आपको ध्यान होगा, हाई टेंशन लाइन में वोल्टेज इतना हाई होता है कि अगर आदमी जो है ना 1 फुट दूर होता है तो उसको खींच लेता है वो। तो बड़ा खतरनाक करंट होता है उसके अंदर, मतलब वोल्टेज होता है, करंट नहीं होता। करंट कम होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, ईएमएफ ज़्यादा होता है, राइट। एक्चुअली वो साइनसोइडल है ना, और वो ट्रांसफार्मर के लॉ पर काम कर रहा है, इसलिए इस तरह से होता है, क्योंकि वहाँ भी ट्रांसफार्मर में से निकला है करंट। तो ये आपका एक हो गया कि हीट लॉस को हम कैसे कंट्रोल करें। दूसरी टाइप का लॉस होता है आपका हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्यों होता है मैं बताता हूँ। ट्रांसफार्मर में क्या करते हो आप कि जो कोर होता है वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है उसका मैग्नेटाइजेशन होता है, बार बार उसका डीमैग्नेटाइजेशन होता है, फिर मैग्नेट बनता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेट बनता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है। उस चक्कर में हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं।
हिस्टेरिसिस लॉस में मैंने आपको बताया था हिस्टेरिसिस लूप, अगर हम स्टील का ले लेते हैं तो बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अगर हम सॉफ्ट आयरन का लेते हैं तो बड़ा फ़ायदा सा हो जाता है ना, मतलब कम होता है। सॉफ्ट आयरन जो है और थोड़ा सा उसको मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, उसका सब कुछ कम कर दिया जाता है, एरिया बहुत कम बना दिया जाता है सॉफ्ट आयरन का। तो सॉफ्ट आयरन का एरिया बहुत कम बनाने से हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। तो वी यूज सॉफ्ट आयरन एज कोर, वी यूज सॉफ्ट आयरन एज कोर, ठीक है। तीसरे तरह का लॉस है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉसेज, ये एडी करंट लॉसेज क्या होता है जी, मैं बताता हूँ एडी करंट क्या होता है। एक्चुअली ये एडी करंट हमारी ज़िंदगी के अंदर होती है, हमेशा होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ कि जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार बदला, मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदला, तो जब मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदलता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर, मटेरियल में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, मेरे में भी है, आप में भी है, सब जगह है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ मटेरियल है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन है जी। अब मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आता है, जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तब तब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। फिर जब दूसरा उल्टी साइड का चेंज आता है तो उल्टा मोशन होता है। तो जैसे मान लो कभी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फिर थोड़ी देर बाद इस डायरेक्शन में आया मान लो मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस डायरेक्शन में आया मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस डायरेक्शन में आया मैग्नेटिक फील्ड, फिर इधर, बार बार अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो भी बार बार चेंज होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बार बार चेंज होता है, इसी को एडी करंट कहते हैं। एडी करंट क्या है एक्चुअल में? एडी करंट है अनवांटेड मोशन। ध्यान दीजिए एडी करंट क्या है? अनवांटेड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनवांटेड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंजेज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज होते हैं, उसके कारण अनवांटेड इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है। जैसे आपका ट्रांसफार्मर का कोर होता है ना, तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड तो बार बार बदलता ही है, क्योंकि आपके जो ट्रांसफार्मर में जो करंट होता है वो एसी करंट होता है, एसी करंट की डायरेक्शन बार बार बदलती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार बदलता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अंदर कोर के अंदर, ये जो कोर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं। अब ये अनवांटेड मोशन है। अब मोशन है तो साहब एनर्जी भी है, ये ध्यान रखो, बिना एनर्जी के कोई मोशन होती नहीं है। तो अब ये एनर्जी वेस्ट होती है, इसे कहते हैं एडी करंट लॉसेज। इसे क्या कहते हैं? एडी करंट लॉसेज। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? सॉलिड कोर नहीं बनाते ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का कोर हम सॉलिड नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं, हम छोटे छोटे आयरन के पीसेज काट देते हैं, बहुत छोटे छोटे आयरन के पीसेज काट देते हैं। फिर उन पीसेज को हम एक इंसुलेटर लगा के लेमिनेट करके वापस जोड़ देते हैं। यानी कि हमने क्या किया, एक बड़े से आयरन के टुकड़े को छोटा छोटा पीस काटा, ठीक है ना, फिर सब पीसेज को एक बार इंसुलेटर में डुबोया, तो अब उन पर इंसुलेटर लग के आ गया, लिक्विड होता है इंसुलेटर, उसके अंदर डुबो दिया, लिक्विड आपके इंसुलेटर लग के आ गया। अब उनको वापस से जोड़ दिया, यानी वापस सॉलिड बना दिया। तो क्या हुआ, इसको कहते हैं लेमिनेटेड कोर। इसको क्या कहते हैं? लेमिनेटेड कोर। तो लेमिनेशन किया जाता है, और वो जो लेमिनेटेड कोर होता है ना, उसमें क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता टूट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन चलता ही नहीं है, एक जगह रह जाता है, इसलिए एनर्जी लॉस कम होता है, मतलब बहुत कम एनर्जी लॉस कर देते हैं हम। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाया जाता है वो कभी भी सॉलिड नहीं बनाया जाता, छोटे छोटे पीसेज में काट कर वापस जोड़ दिया जाता है। पहले तो काटा जाता है, फिर जोड़ा जाता है ना, उसको इंसुलेटेड करके जोड़ा जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता रुक जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ज़बरदस्ती की भागा दौड़ी ना करें, तो हमारी एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि खर्चा तो सब हमारा ही है। इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन तो अपनी मस्ती मार लेता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका लेमिनेटेड कोर होता है, ठीक है। चौथा जो लॉस होता है वो होता है फ्लक्स लॉसेज। फ्लक्स लॉसेज क्या होते हैं कि प्राइमरी कॉइल का 100% फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में आ नहीं पाता, उसके कारण लॉस होता है। तो इसके लिए आजकल हमने बड़ा सिंपल सा वो निकाल दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हम एक ही कोर पर लपेट देते हैं। जैसे ये प्राइमरी कॉइल है,
इसी पर हम सेकेंडरी भी लपेट देते हैं, जिसे फ्लक्स का डायरेक्ट लिंकेज हो जाता है और बहुत कम लॉस होता है। आजकल हमने इसका तरीका ढूंढ लिया फ्लक्स लॉसेज से बचने का, राइट। हाँ, तो फ्लक्स लॉसेज के लिए हम ट्राई टू मैक्सिमाइज कपलिंग फैक्टर करते हैं, है ना। देखो आप अपना नोट्स देखिए यहाँ पे, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, हीट लॉसेज टू डिक्रीज हीट टू करंट आई, ई इंक्रीज होगा। फ्लक्स लॉस ट्राई टू मैक्सिमाइज द कपलिंग फैक्टर, एडी करंट लॉसेज मेक लेमिनेटेड कोर, हिस्टेरिसिस लॉस यूज आयरन कोर। ये स्टील का काम में नहीं लेते हम, ध्यान दो, आयरन का काम में लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया होगा पहले भी, है ना। ये हिस्टेरिसिस लॉसेस के कारण होता था। और ये इसके साथ ही अब हम बात करेंगे आपका जनरेटर, डायनामो, इलेक्ट्रिक मोटर, और उसके बाद फिर आरएल सर्किट्स की बात करेंगे, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ज़रा जल्दी करिए इसके, है ना। आरएल सर्किट की बात हम उसी प्रकार करेंगे जैसे आरसी सर्किट की बात करी थी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपका अगला लेक्चर में ये सब हो जाएगा, तो उसके बाद में आप इनके डाउट्स करिए।